नमस्कार दोस्तों, आज से हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है 102 कोड से, उसका जो लास्ट फोर्थ यूनिट है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और आने वाली वीडियो जो है वो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर रहेंगी। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पे मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कि आखिर जो वेव्स हैं वो क्या होती हैं, कैसे मूव करती हैं और कैसे जो है वो उनकी जनरेशन होती है। तो सबसे पहले यदि हम यहीं से बात को स्टार्ट करें कि जो वेव्स हैं उनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, वेव्स कैन बी डिफाइंड एज जस्ट ए वाइब्रेशन और वी कैन से डिस्टर्बेंस। कोई वाइब्रेशन या कोई डिस्टर्बेंस जो कहीं पे क्रिएट हुई है और वो वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस यदि स्पेस में प्रोपोगेट करती है, चलती है, तब ये एक वेव का जो है वो फॉर्म लेती है। तो वेव इज जस्ट प्रोपोगेशन और मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन। यदि हम एक एग्जांपल लें कि सपोज करें हमारे पास कहीं पर एक स्टिल वाटर है, कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, और हम क्या करते हैं कि यहां से एक स्टोन को इस पानी के अंदर जो है वो थ्रो करते हैं। तो ये स्टोन हमने यहां से फेंका, जैसे ही पानी के अंदर गिरेगा तो वहां पे एक डिस्टर्बेंस होगी और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो पानी है उसके अंदर लहरें उठेंगी, उसके अंदर वेव्स उठेंगी और उन वेव्स को हम जो है वो वाटर वेव्स कहते हैं। तो बेसिकली एक डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे क्रिएट हुई और वो चारों तरफ मूव कर गई, फैल गई, तो हम इसको जो है वेव का नाम दे देते हैं। जो वेव है, कहीं पर भी वेव यदि प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वहां पे कोई डिस्टर्बेंस है, जहां पे डिस्टर्बेंस होगी वहां से वेव जनरेट होगी। उस डिस्टर्बेंस की वजह से कोई वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी और वो जो भी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी उसकी वजह से जो है वो एक वेव जो है वो डेवलप होगी और वो वेव जनरल उसको हम मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। ये जो भी वेव्स हैं यहाँ पे ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी कोई वेव चलती है तो सिर्फ जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होता है, जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होता। तो कहने का मतलब जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है वहां से आगे जो है वो सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब हम वेव्स की बात करें, इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो वेव्स हैं उनको हम दो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मीडियम, जब भी कोई वेव चलती है तो क्या वो किसी मीडियम में चलती है या बिना मीडियम के स्पेस में भी चल सकती है, फ्री स्पेस में। तो जो भी मीडियम है एक मीडियम के बेस पे, और दूसरा है द वे ऑफ मोशन। जब वो वेव चलेगी तो वो किस तरीके से चलेगी, उसका जो चलने का तरीका है, वे ऑफ मोशन है, उसके आधार पर जो वेव्स हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। ब्रॉड वे में हम दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट है, इट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव। फर्स्ट इट इज मैकेनिकल वेव और दूसरी तरह की वेव है विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर है, तो हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो मैकेनिकल वेव है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिंपल वाटर वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। यदि आप साउंड वेव की बात करें तो वो भी मैकेनिकल वेव है। आपने सुना हुआ अर्थक्वेक या जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ये मैकेनिकल वेव्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जब भी कोई मैकेनिकल वेव चलती है तो मैकेनिकल वेव का चलना जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इन विच द वेव इज मूविंग।
जिसको हम ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी चीज को हम एस से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया हुआ उस पार्टिकल का, उस वेव के पार्टिकल का जो उसमें मूव कर रहा है, और इनर्शिया जो है इट डिपेंड्स अपॉन मास, या हम रो लिखते हैं डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो वेव की प्रोपोगेशन को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इन विच द वेव इज मूविंग एंड इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वेव। यहीं से यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं हाफ एस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो एस है दैट इज इलास्टिसिटी या स्टिफनेस कांस्टेंट, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिसाइड करता है। और यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। तो जो मास है या जो इनर्शिया है वो वेव की काइनेटिक एनर्जी को जो है वो डिफाइन करता है। एक हम और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है नेट अपोजिशन, नेट रेजिस्टेंस या नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं Z इट इज इक्वल टू रो इंटू टी। रो जो है दैट इज द डेंसिटी, और टी जो है इट इज टेंशन। इफ वेव इज मूविंग इन स्ट्रिंग, किसी वायर में वेव चल रही है तो उसकी जो टेंशन होगी, यहां से हम इसकी इंपीडेंस को लिखते हैं। यदि हम जनरल वेव की इक्वेशन को लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए मैकेनिकल वेव। तो यहां पे देख रहे हैं वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन है एक्स के साथ, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन है टाइम के साथ। तो ये आपस में रिलेट करते हैं, और यहां से बी वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जो हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में जो है वो डिस्कस की। अब यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, आपने कुछ वेव्स के नाम सुने होंगे, जैसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। नाम से क्लियर है, रेडियो वेव्स मतलब वो वेव्स जिनकी हेल्प से हमारे ट्रांजिस्टर रेडियो जो है वो काम करते हैं। आपने सुना होगा एक्स रेस, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं। माइक्रोवेव्स, हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स हैं, उसके अंदर जो है वो माइक्रोवेव्स यूज की जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेसिकली ये फ्री स्पेस में भी मूव करती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। मगर मैकेनिकल वेव में जहां इलास्टिसिटी और इनर्शिया इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से यहां पे भी दो चीजें होती हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, और एक है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज B। तो ये दो पैरामीटर हैं E और B, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इनकी वजह से वेव, इलेक्ट्रोनिक वेव जो है वो जनरेट होती है। मैकेनिकल वेव में हम ये कह रहे थे कि जो टेंशन है या इलास्टिसिटी है, तो उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोनिक वेव्स की बात करते हैं तो वहां पे कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो इलास्टिसिटी को, स्टिफनेस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और यहां इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और यदि मीडियम नहीं है नॉट लगा दिया, देन द फ्री स्पेस जो उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करती है। और साथ में कैपेसिटेंस जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर यदि हम दूसरी बात करें, जहां हम कह रहे थे m दैट इज द मास, यहां हम कह रहे थे रो मास डेंसिटी, यहां पे हम L लिखते हैं, L इज द इंडक्टेंस। और साथ में इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहां पे हम एक और कांस्टेंट म्यू नॉट परमिएबिलिटी जो मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां पे इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए, v जो वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए हम यहां पे इस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, √1 म्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो म्यू ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनका एक हमने कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो यहां पे किया कि मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज है। मगर क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट है इसको पहले जो हो मैक्सवेल ने दिया कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में, और फिर बाद में जो है हर्ट्ज ने उसको प्रैक्टिकली जो है वो प्रूफ किया, प्रैक्टिकली जो है वो डिजाइन किया। तो कुछ हम बेसिक इक्वेशंस जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में, पहले हम उन बेसिक इक्वेशंस की बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है। बेसिक इक्वेशंस में हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हम कहते हैं इंटेग्रल फॉर्म, वन इज इंटेग्रल फॉर्म, और दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल फॉर्म। दूसरी जो है एक और तरीका लिखने का, मुझे लगता है कि आप लोगों ने दोनों तरह के फॉर्म जो है वो ड्राइव किए हैं, आप जानते हैं। इसको थोड़ा सा हम समराइज करते हैं। तो जो फर्स्ट इंटेग्रल फॉर्म है वो ये कहती है कि E.ds दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जब हम इसी चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं del.E इट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रो जो है इट इज द चार्ज डेंसिटी। ये डिफरेंशियल फॉर्म एक ही बात है। नाउ दूसरी तरह की जो इक्वेशन है इट इज कॉल्ड एज द गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ होता है वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ B.ds इट इज इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और इस चीज को हम ऐसे लिखें तो डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं del.B इट इज इक्वल टू 0। तीसरा एक और लॉ जो आपने पढ़ा है इट इज कॉल्ड एज अ Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करली टी। और जब भी इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल क्रॉस E कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली बी अपॉन करली टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म। उसी तरह से फोर्थ इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज द मॉडिफाइड एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ। ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B.dl इट इज इक्वल टू, हम यहां नीचे लिख रहा हूं म्यू नॉट I करंट है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली फाई E है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन करली टी। और इसी चीज को जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं डेल क्रॉस B इट इज इक्वल टू म्यू नॉट J करंट डेंसिटी, म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली E अपॉन करली T। तो बेसिकली ये चार इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने स्टडी कर रखी है। मैक्सवेल ने
ये जो चारों इक्वेशंस थी, इन चारों इक्वेशंस को मैथमेटिकल टूल की हेल्प से कंबाइन किया और ये कंक्लूजन ड्रा किया। जैसे आप यहां से देखेंगे, जो इसमें फैराडेज लॉ है, थर्ड वाला जो फैराडेज लॉ है, थर्ड में मैंने लिखा है, वो फैराडेज लॉ ये बताता है कि यहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम वेरिएशन ऑफ फाई बी, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स होती है बी डॉट ds, मींस मैग्नेटिक फील्ड की जो टाइम वेरिएशन है दैट प्रोड्यूसेस द, वो किसके बराबर है, E के बराबर है, तो दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप यहां देखेंगे B की जो वेरिएशन है वो E को प्रोड्यूस करती है, तो B की टाइम वेरिएशन दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी तरह से जो मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ है, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ, वो ये कहता है कि द टाइम वेरिएशन ऑफ E या इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज E डॉट ds, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला के बात ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो कहीं पर भी स्पेस में यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से एक वेव जो है वो डेवलप होती है, जिस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जस्ट ए वेव विच कैन मूव इन द स्पेस और वैक्यूम एंड विच अराइजेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बेसिक जैसा आइडिया है, इसको हम आगे और एक्सपेंड करेंगे। अब यदि हम सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जैसे मैंने कहा, हार्ट्स ने जो है वो एक्सपेरिमेंटली डेवलप किया। यदि हमारे पास ऐसे कैपेसिटर्स हो और ये दो स्फेयर्स हैं, इन दो स्फेयर्स के बीच में यदि हम कोई डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो यहां से एक वेव जनरेट होती है। कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से, वेरिएशन की वजह से एक वेव जनरेट हो जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कहते हैं। एंड इट प्रोपोगेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से डेवलप होती है। तो कहीं पर भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करें तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, और दोनों की वेरिएशन से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसी तरह से यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो नेचर में बहुत सी तरह की वेव्स हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। ये यदि आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की बात करें तो डिफरेंट तरह की जो वेव्स होती हैं, आप यहां से इस तरफ चल सकते हैं, ऐसे इस तरफ जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है और जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले जो है वो लास्ट में गामा रेज है। तो गामा रेज जो है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम। उसके बाद एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज के बाद ये 700 और आप देख सकते हैं 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर, ये जो स्केल है इसके बीच में जिसकी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा की वैल्यू है, सॉरी वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू, ये विजिबल रीजन है, ये वो लाइट है जो हमें दिखाई देती है। आप इसको सिंपल लाइट या सनलाइट भी कह सकते हैं। जो भी लाइट आ रही है वो इस रेंज में होती है और वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विवग्योर आप कहते हैं वो इसी का हिस्सा है। और फिर आप इस तरफ चलें तो इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव्स जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, माइक्रोवेव्स वो वेव्स हैं, जितना भी ये टेलीकम्युनिकेशन होता है, आपके मोबाइल्स हैं, वो सभी इसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। हालांकि
आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है और वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है, और लास्ट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की होती है, और ये रेडियो वेव्स जो है आपके ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने में काम आती है। तो ये सारे के सारे जो वेव्स हैं ये बाय नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो मैक्सवेल इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर जो बात करेंगे। तो यदि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।